हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम बात करेंगे बौद्धकालीन चित्रकला के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अजंता को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाघ को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिगरिया को। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे अब यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट वीडियो मैंने पर्यावरण का अपलोड किया था, जिसमें काफ़ी कमेंट आए कि मैम टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट करिए। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीजीटी आर्ट की क्लासेस नहीं होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी टीजीटी आर्ट की भी क्लासेस चलती रहेंगी। हफ्ते में 3 क्लास आपकी टीजीटी आर्ट की आएंगी, यानी कि विजुअल आर्ट से रिलेटेड आपकी हफ्ते में 3 क्लास ज़रूर आएंगी। 3 क्लास आपकी ज़रूर आएंगी। इसके अलावा भी आपकी जो है आ सकती हैं। जितना आप वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना आप व्यूज़ देंगे, जितना आप उस वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, उतनी ही क्लासेस में उतनी ही जल्दी क्लासेस देने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आपके अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चलेंगी। इसलिए चलेंगी क्योंकि अगर आप केवीएस में अगर आप फॉर्म भरते हैं टीजीटी का ठीक है, टीजीटी का अगर फॉर्म भरते हैं आर्ट से, तो उसमें आपका बीएड और टेट आपका नहीं मांगा जाता है। तो साथ में आप जो है केवीएस की भी प्रेपरेशन करिए। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप सुपर टेट की भी प्रेपरेशन करिए और टेट की भी प्रेपरेशन करिए, अगर टेट आपका क्वालिफाई नहीं है तो। क्योंकि टीजीटी का थोड़ा सा सीक्वेंस क्या रहता है, टीजीटी में जो एग्जाम्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं। तो इसके अलावा आप एक टीजीटी का आप ये भी टारगेट बना के चलिए, और साथ में एक और टारगेट बना के चलिए जिसमें आपका इसमें नहीं तो उसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। आपको मतलब मेहनत करती रहनी है। जिस तरीके आप सुपर टेट में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आप आर्ट को भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मान के पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है, आप जो है टीजीटी के यूपी टीजीटी के अलावा आप केवीएस या उत्तराखंड या एलटी ग्रेड, यानी किसी जो है स्टेट की बात करें, तो यहाँ पर जो ये आर्ट की क्लासेस ये सबके लिए हैं। ठीक है। उत्तराखंड का भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। तो उत्तराखंड का एग्जाम होने वाला है, तो ये सबके लिए क्लासेस चलें, स्पेशली एलटी, स्पेशली उत्तराखंड या स्पेशली टीजीटी या केवीएस। ऐसा नहीं, क्योंकि आप सिलेबस उठा के देखिए, सबका सिलेबस सेम है। ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी कमेंट यही आते हैं कि उत्तराखंड का बनाइए, तो इससे मैं थोड़ा सी इरिटेशन होने लगी है कि इस स्टेट का बनाइए। तो हर स्टेट का कैसे पॉसिबल हो सकता है, बताइए आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं बाघ गुफा के बारे में। हम लोग बात करते हैं, देखिए, बाघ गुफा को पहले हम यहाँ पर थोड़ा से पिक्चर्स देख लेते हैं कि बाघ गुफा जो है, यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ी सी पिक्चर देख लेते हैं कि बाहर से बाघ गुफा कैसी लगती है, अंदर से कैसी लगती है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाइएगा तो आपको ये नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश आप जाते हैं तो मध्य प्रदेश जाइएगा तो आप बाघ गुफा को टहलने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो वो चीज़ कुछ और ही होती है। हालांकि मैं खुद मध्य प्रदेश नहीं गई, एमपी नहीं गई हूँ, मैंने खुद बाघ गुफा नहीं देखी है। ठीक है। जब भी आपको मौका मिले आप देखिएगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी देखूँगी। ये सारी जो है नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अंदर का पोर्शन है, ये यहाँ पर जो है जो पिक्चर्स हैं। हालांकि अब वहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो अब इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, कुछ ही जो है अवशेष मिलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बौद्धकालीन चित्रकला की बात करेंगे। तो बौद्धकालीन चित्रकला का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 600 ईस्वी तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। तो बौद्धकालीन चित्रकला का टाइम पीरियड की बात करें तो 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के रहता है, जिसमें हम लोग को अजंता को पढ़ना था। अजंता हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसका टाइम पीरियड 200 ईसा पूर्व से लेकर के 628 ईस्वी तक रहता है। अब यहाँ पर अजंता को इसलिए यहाँ पर रिलेट करना है क्योंकि अजंता और बाघ गुफा का टाइम पीरियड हम लोग को अभी यहाँ पर समझना है। ठीक है। बाघ गुफा की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 500 से लेकर के 700 ईस्वी तक के रहता है। इसके टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, उसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात करें सिगरिया गुफा की, तो सिगरिया जो गुफा है 461 से लेकर के 69 यानी कि 69 तक के, ठीक है, यानी कि 1669 तक के इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। तो मैंने कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आप मोटा मोटा यहाँ पर टाइम पीरियड देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर हम बात करें अजंता की, तो देखिए, अजंता में जब एक ग्रुप जो है अजंता में चित्रकारी कर रहा था, अजंता में काम कर रहा था, तो वही उसी टाइम का एक ग्रुप क्या है, बाघ गुफा में काम कर रहा था, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 जो अजंता की है वो बाघ गुफा की समकालीन है, यानी कि उसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड लगभग सेम है। ठीक है। गुफा नंबर 1 और 2 का टाइम पीरियड आपको मैंने बताया था कि अजंता में जो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था 500 से लेकर के 628 तक रहता है। ठीक है। यानी कि ये आपका मोटी बात थी कि यहाँ 500 से लेकर के 628 तक के गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर जो है 2 का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। तो ये दोनों का मैंने यहाँ पर आपको बताया था।
ठीक है। और उसी में आप देख लीजिए बाघ गुफा है, बाघ गुफा का भी टाइम पीरियड क्या है 500 से लेकर के 700 ईस्वी तक के है। यहाँ पर भी ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है। अजंता में जो गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 वो ईसा पूर्व की है। ठीक है। और बाकी जो गुफाएं हैं वो ईस्वी की है, ये आपको याद रखनी है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जब अजंता में एक ग्रुप काम कर रहा था गुफा नंबर 1 गुफा नंबर 2 में, तो वहीं का एक ग्रुप यानी कि उसी टाइम का एक ग्रुप क्या है बाघ गुफा में काम कर रहा था। ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है लगभग सेम है, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अजंता गुफा की जो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 बाघ गुफा की समकालीन गुफा है। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। सिगरिया गुफा की हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जब सिगरिया गुफा को हम लोग पढ़ेंगे तो सिगरिया गुफा की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। फिर आगे हम बात करें, अगर हम बात करें बाघ गुफा की, तो बाघ गुफा का टाइम पीरियड अगर बात कही जाए तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका टाइम पीरियड 500 से लेकर 700 ईस्वी तक के रहता है। अजंता की गुफा संख्या 1 गुफा संख्या 2 बाघ की गुफा समकालीन है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अजंता की गुफा नंबर 1 गुफा नंबर 2 बाघ गुफा की समकालीन है। फिर अगर हम बात करें जो बाघ गुफा है ये पड़ती कहाँ है, किस स्टेट में पड़ती है, कौन सा ज़िला है, कौन सा गांव है, कितने मीटर में फैली हुई है, कौन सा पर्वत है, अजंता से इसकी दूरी क्या है। तो अगर हम बात करें तो जो ये गुफा है वो क्या है आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। मध्य प्रदेश में ज़िला पूछा जाए तो आपको धार ज़िला याद रखना है। धार ज़िले में अगर आपको जगह पूछी जाए तो आपको इंदौर याद रखना है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश स्टेट हो जाएगा आपका, धार उसका ज़िला हो जाएगा, और ज़िले यानी कि धार ज़िले में इंदौर से लगभग ये 150 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 150 किलोमीटर की ये दूरी पे है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा नहीं, ऐसा है। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर अजंता से इसकी दूरी देखी जाए तो अजंता से इसकी दूरी 400 किलोमीटर पड़ती है। अजंता आपकी कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में। ठीक है। अजंता आपकी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। और बाघ गुफा जो आपकी पड़ती है मध्य प्रदेश में पड़ती है। लेकिन जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश और जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र जो है लगा हुआ स्टेट है। तो इस तरीके से अजंता से अगर इसकी दूरी पूछी जाए तो आपको 400 किलोमीटर याद रखना है। अभी हम लोग इसको मैप के जरिए भी समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, धार जिला आपको याद रखना है, धार जिले में इंदौर, और इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है, अच्छे से समझनी, तभी आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, क्योंकि आप साथ ही साथ लर्न करते चलिए। अब यहाँ हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है महाराष्ट्र जो है, और ये आपका जो ऊपर वाला एरिया क्या है मध्य प्रदेश है। यहाँ पर ये देखिए बाघ गुफा है, यहाँ पर आप देखिए ये आपकी क्या है बाघ गुफा है। एक मिनट यहाँ पर इरेज करते हैं। यहाँ पर आपकी क्या है बाघ गुफा है, जबकि अजंता गुफा यहाँ पर है, और उसी के पास में आपकी एलोरा पड़ेगी। तो अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा ये क्या है आपकी आसपास की गुफाएं हैं। ठीक है। आसपास की कहने के मतलब बिल्कुल पड़ोस की नहीं है, मतलब कुछ दूरी पे है। जैसे कि हम लोगों ने बताया अजंता गुफा की दूरी कितनी मैंने बताई आपको 400 किलोमीटर यहाँ पर बताई। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सारे फैक्ट एक एक फैक्ट को यहाँ पर समझते चलिए। आपको लग रहा होगा अभी इजी है, लेकिन यही चीज़ें जब एग्जाम में पूछी जाती हैं तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि जब सारी गुफाएं आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। जब हम लोग सारी गुफाओं को पढ़ लेंगे तो एक साथ में एक ही वीडियो में सारी गुफाओं का टाइम, सारी गुफाओं में जो मेन चीज़ें हैं वो एक वीडियो में मैं कवर करूँगी। लेकिन पहले हम लोग हर एक वीडियो को डिटेल से समझेंगे, तभी हम लोग उसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, क्योंकि पहले ही शॉर्ट पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया बाघ गुफा, एलोरा गुफा और अजंता गुफा, ये आपकी जो है आसपास की गुफा है। अजंता और एलोरा आपकी महाराष्ट्र में पड़ेगी, बाघ गुफा आपकी मध्य प्रदेश में पड़ेगी। आप उसी को महाराष्ट्र में ना इंक्लूड कर दीजिएगा। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करते हैं गाँव, मैंने बताया तो गाँव आपको कौन से याद रखना? बाघ गाँव। ठीक है। वहीं पर एक नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी, कौन सी नदी? बाघनी। हो सकता है कुछ लोगों को कहना है इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? बाघ गुफा पड़ा। अब देखिए बाघ गुफा के नाम भी बहुत से हैं, अभी हम लोग और भी देखेंगे। इसका कलायन भी नाम है, पंचपांडु भी नाम है, बहुत से नामों से बाघ गुफा को जाना जाता है। ठीक है। बाघ गुफा में भी और जो गुफाएं हैं तो उनको भी हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो गांव की बात करें तो आपको बाघ गांव याद रखना है, यानी कि ग्राम की बात करें तो कौन सा ग्राम में पड़ती है? बाघ ग्राम में पड़ती है। ग्राम मतलब गांव में पड़ती है। ठीक है। ग्राम नहीं, ग्राम में पड़ती है बाघ। और बाघ जो है बाघ में कौन सी नदी यहाँ पर याद रखना है? नर्मदा नदी की एक सहायक नदी बाघनी। हो सकता है इसी की वजह से इसका नाम बाघ गुफा पड़ा है, इसे ऐसा विद्वानों का कहना है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ये क्या है?
675 मीटर, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो किनारे किनारे ये फैली हुई है। कह रहा है नदी बाघनी नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में 675 मीटर में फैली हुई है। यहाँ पर मीटर याद रखिएगा, ना कि किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वत आपका कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत हो जाएगा, बाघनी नदी हो जाएगी, गांव बाघ हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका स्टेट हो जाएगा, और क्या कहते हैं ज़िला आपका कौन सा हो जाएगा, धार ज़िला हो जाएगा, और यहाँ पर इंदौर जो है जगह का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें इसका प्राचीन नाम क्या था, कलायन। अब ये कलायन नाम ऐसा क्यों कहा कि इसका प्राचीन नाम कलायन हो सकता है? देखिए, पुरातत्व विभाग के जरिए 1929 को जीर्णोद्धार योजना मतलब वगैरह जीर्णोद्धार वगैरह कराने का जो काम शुरू हुआ था, कब 1929 की बात हो रही है, 1929 की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ से जब ये जीर्णोद्धार कराया जा रहा था, जब उसकी मरम्मत कराई जा रही थी, जीर्णोद्धार का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब बिगड़ जाती है तो उसको जब फिर से सही कराते हैं उसको बोलते हैं जीर्णोद्धार कहते हैं। ठीक है, तो जब उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा था तो पांडु गुफा में एक क्या मिलता है, ताम्र पत्र मिलता है। ठीक है, ताम्र पत्र मिलता है, तो उससे ज्ञात होता है कि इसका नाम कलायन रहा होगा। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या रहा होगा, कलायन रहा होगा। इस तरीके से बाघ गुफा एक नाम हो गया और दूसरा नाम क्या हो, कलायन गुफा हो गया। लेकिन वहाँ के जो क्या कहते हैं स्थानीय जो लोग हैं उसको जो है पंच पांडु के नाम से भी बुलाते हैं। तो बाघ गुफा, कलायन गुफा और पंच पांडु गुफा तीनों ही नाम किसके हो गए, बाघ गुफा के हो गए। ठीक है, तो जो स्थानीय लोग उसको क्या कहते हैं, पंच पांडु गुफा, ये 5 पांडु गुफा के नाम से भी बाघ गुफा को जानते हैं। फिर हम बात करते हैं खोज की, यहाँ पर बात करते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है खोज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी, 1818 में हुई थी। किसने की थी, डेंगरफील्ड ने की थी। ठीक है, तो कहीं पर डेंजरफील्ड लिखा आता है, कहीं पर डेंगरफील्ड लिखा होता है, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए स्पेलिंग, हालांकि हिंदी में ही लिख के आएगा। तो आपका डेंगरफील्ड है या डेंजरफील्ड है, बात एक ही है। ये कौन थे, ये लेफ्टिनेंट थे। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट थे। कहाँ के लेफ्टिनेंट थे, बॉम्बे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ये लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने 1818 में बाघ गुफा की खोज की। कब की, 1818। आपको याद रखना है, बाघ गुफा की खोज की किसने की, डेंगर ने की। डेंगर से आप डेंजर याद रख सकते हैं। जो डेंजर लोग होंगे, जाहिर तौर पर डेंजर होंगे, डेंजर होने की वजह से ही बाघ गुफा की खोज की। क्योंकि बाघ में क्या होता है, बाघ में जाहिर सी बात है, बाघ एक जानवर का भी नाम होता है। तो बाघ जो होता है, वो बाघ जो जानवर होता है बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, और उसकी खोज करने के लिए कोई डेंजर ही इंसान चाहिए, क्योंकि सीधा साधा तो इंसान कर नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आप ट्रिक के वाइज याद सकते हैं कि डेंजर लोग ही डेंजर चीज़ों की खोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाघ क्या है, एक डेंजर जो है एनिमल है, और एंड जो खोज किसने की, डेंजर ही लोग ने की। ठीक है, तो डेंजर मतलब डेंगर याद रखिए। कहीं कहीं पे आपका डेंजर भी लिखा आता है। ठीक है, इसको जी को जा भी कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट डेंगरफील्ड ने इसकी खोज की। जो कौन थे, लेफ्टिनेंट थे। कहाँ के, बॉम्बे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लेफ्टिनेंट थे। कब की, 1818 में की। क्लियर बात। आगे चलते हैं। इसका विवरण बम्बई के साहित्यिक विनिमय संघ के 2य अंक में छपाया। अब ये जो चीज़ है, मतलब ये लेफ्टिनेंट ने जो डेंगरफील्ड जो थे 1818 में जो उन्होंने खोज की थी, तो इसके बारे में कहाँ छपाया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इन्होंने साहित्यिक विनिमय संघ के 2य अंक में इसके बारे में छपाया। यानी कि इसके बारे में छापा, इसके बारे में चीज़ें यहाँ पर मतलब शो ऑफ की, यानी कि बताई यहाँ पर कि जो है इस तरीके से बाघ गुफा की चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा सेंस ये है, आपको याद रखना है, बम्बई के साहित्यिक विनिमय संघ के 2य अंक में जो है इसका जो है जिक्र किया गया। ठीक है, यानी कि बाघ गुफा का जिक्र किया गया। फिर हम बात करते हैं इनके बाद, यानी कि जाहिर सी बात स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले अगर बात की जाए तो लेफ्टिनेंट डेंगरफील्ड ने की, लेकिन उसके बाद बहुत से और भी लोग आते हैं, जिसमें जो है इसके बाद डॉक्टर इम्पे की हम बात करेंगे। इन्होंने भी इसका संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कराया। ठीक है, तो यहाँ पर डेंजरफील्ड ने तो कराई, इन्होंने तो खोजी की, इसके अलावा डॉक्टर इम्पे ने भी इस पर जो है मतलब संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कराया, यानी कि इस पर इन्होंने शोध वगैरह किया होगा, जानकारी ली होगी, और उसी के बारे में इन्होंने भी संक्षिप्त विवरण इसका दिया। फिर 1907-1908 की बात है, कर्नल C.E. ल्यूवर्ड ने इस गुफा को देखा। कब देखा, 1907-1908 की बात है। 1907-1908 की बात है, कर्नल जो ल्यूवर्ड ने इसे देखा। फिर मुंबई, यानी कि देखा, जब जाहिर से वो कुछ चीज़ देखेगा तो क्या है, उनको वो चीज़ें बहुत भाई होंगी। तो फिर उन्होंने इसके बारे में फिर मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक निबंध लिखा।
ठीक है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इन्होंने एक निबंध, एक लेख लिखा। किसने लिखा? ल्यूवर्ड ने लिखा। कब लिखा, यानी कब देखा? 1907-1908 में इन्होंने इसको देखा था और उसी के बारे में इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक निबंध जो है लिखते हैं। कौन? ल्यूवर्ड लिखते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उद्देश्य। अब ये जो ये गुफा थी तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि जो गुफा, ये बाघ की गुफा बनाई गई तो इसका जो है उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों बनाई गई होंगी, यानी कि उस टाइम जो बनाई गई तो क्यों बनाई गई होंगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैंने बताया बौद्धकालीन चित्रकला की बात चल रही है, तो बौद्धकालीन में ही हीनयान महायान आता है। तो ये जो बाघ गुफा है वो किससे रिलेटेड है? ये महायान संप्रदाय से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया कि महायान के जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा वगैरह करते थे, जबकि हीनयान वाले जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति वगैरह नहीं बनाते थे, उनके अवशेषों यानी कि उनकी कई बातों पे अमल करते थे। लेकिन महायान वाले जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति वगैरह बनाकर पूजा करने लगे थे। ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि जो बाघ की गुफा है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है। किस संप्रदाय से आपको याद रखना है? महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा होगा। वहाँ पर जब चीज़ें देखते हैं, वहाँ पर जो चित्र मिलते हैं तो उसके जरिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बौद्ध धर्म का ये मुख्य केंद्र यानी कि मेन जो सेंटर रहा होगा। ठीक है। अब ये किस वजह से बनाया गया था? तो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके आवास हेतु, यानी कि उसके रहने के, यानी कि विहार, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको क्या कहते थे? विहार कहते थे। ठीक है। तो ये क्या है? अब जाहिर सी बात विहार वाली होंगी ये गुफा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये आवास हेतु बनाए जाए। प्रवचन, यानी कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे तो वो क्या है? प्रवचन वगैरह देते थे। श्रवण के उद्देश्य से बनाई, यानी कि इन सब, यानी कि आवास हेतु, प्रवचन और श्रवण के उद्देश्य से ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या था इसका कि जो है सबसे पहले आपको महायान से संबंधित है, बौद्ध धर्म का ये मुख्य केंद्र रहा होगा, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, प्रवचन देते थे, श्रवण कार्य करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती थी। फिर हम बात करते हैं अनुकृतियाँ बनाने वाले कलाकार। अब क्या होता है, जब ये इतनी गुफा, जब इसकी खोज हो चुकी है तो जाहिर सी बात उसको मतलब यादगार के उससे यहाँ पर बहुत सी अनुकृतियाँ बनाई। बहुत से चित्रकारों ने अपना यहाँ पर मतलब अपने यहाँ पर जो है अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसमें यहाँ पर चित्रकारी बनाई, जैसे कि अजंता गुफाओं में बहुत से चित्रकारों ने प्रतिलिपियाँ तैयार की, अनुकृतियाँ तैयार की। उसी तरीके से बाघ गुफा की भी अनुकृतियाँ तैयार की गई। अब किसने अनुकृतियाँ तैयार की यहाँ पर, इसकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है मुकुल चंद्र डे को याद रखना है, जो उन्होंने 1920 में बनाई। पूछा जाए क्वेश्चन सीधे आपका यह आएगा कि मुकुल चंद्र डे ने बाघ की अनुकृतियां कब बनाई, तो आपको याद रखना है 1920 में बनाई। ठीक है। तो मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा की अनुकृतियां कब बनाई? तो 1920 में बनाई। इसके अलावा नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर, यानी कि नंदलाल बोस जहाँ थे वहाँ पर असित कुमार हल्दर भी आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा। नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने भी बाघ की अनुकृतियाँ तैयार की। कब तैयार की? 1921 में तैयार की। ठीक है। तो मुकुल चंद ने 1920 आपको याद रखना है। नंदलाल बसु या असित कुमार हल्दर या हालदर, उनको जो है 1921 याद रखना है। दोनों ही एज इट इज़ ऐसे ही सन पूछे जाएंगे और ऐसे ही आपको वहाँ पर एग्जाम में बताना है, ऐसे ही आपको वहाँ पर आंसर देना है। इसके अलावा और भी चित्रकार रहे हैं जिन्होंने यहाँ की अनुकृतियाँ तैयार की। कौन कौन से हो जाएंगे? जिसमें सुरेंद्र नाथ हो जाएंगे, A.B. भोसले हो जाएंगे, B.N. ऑप्टे हो जाएंगे, M.S. भांड हो जाएंगे और श्री B.B. जगपत हो जाएंगे। अब देखिए जिनका सन पूछा जाता है वहाँ पर मैंने सन लिख दिया। एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए आप जो है क्या कहते हैं, जितनी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उतनी चीज़ें आप जो है यहाँ पर लर्न कर लीजिए। तो इसके अलावा सुरेंद्र नाथ हैं, भोसले हैं, ऑप्टे हैं, भांड है, जगपत हैं, तो इन्होंने भी क्या है अनुकृतियाँ यहाँ पर तैयार की। ठीक है। अब होता क्या है, देखिए पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की समुचित सुरक्षा का प्रबंध किया। ठीक है। अब उनको क्या है, अब जाहिर सी बात बाघ की गुफा के चित्र वैसे भी नष्ट हो गए हैं और भी जब चीज़ें खराब हो रही थी तो उन्होंने इसको जो है उसके जो है क्या है कुछ दरवाजे और खिड़की यहाँ पर बंद करवा दिए गए। यानी पुरातत्व विभाग ने जब अपने हाथ में ले लिया तो बाघ गुफा की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान गया कि बाघ गुफा जो है नष्ट हो जा रही है, तो उसको क्या अपने हाथ में लेते हैं। तो क्या है इसमें बहुत से यहाँ पर जो है कुछ जो है दरवाजे और खिड़की वगैरह बंद कराए
कराए गए। किसकी क्यों बंद कराए गए? उसकी सुरक्षा के तहत, यानी कि चीज़ें खराब ना हो तो सुरक्षा के तहत यहाँ पर जो वहाँ के दरवाजे और खिड़की वगैरह, कुछ दरवाजे खिड़की को भी बंद कराए, यानी कि बहुत से गेट ना खोल करके कुछ गेट को खोला जाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर अनुकृतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर चित्रकार जो अनुकृतियाँ बनाई जाती है, तो कि जो लंबे टाइम तक के बाघ गुफा के चित्र हैं जो हमारे जहन में रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये हमारी जो धरोहर है, जैसे अजंता गुफा है, एलोरा गुफा है, ये सब चीज़ें अगर नष्ट हो जाएंगी तो हमारे भारत में बहुत सी चीज़ें जो है छिप जाएंगी। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, इन्हीं के ज़रिए हमको पता चल पाता है कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पहले से थी, यानी कि चित्रकारी में भी आगे था, साहित्य में भी आगे था, यानी कि हर फील्ड में हमारा भारत आगे था। तो ये सब चीज़ें तभी हम लोग को पता चलेंगी जब उसके साक्ष्य हमारे सामने रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ हम लोग एविडेंस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस मेरा ये है, तो मुकुल चंद्र डे ने, नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ, ए बी भोसले, बी एन ऑप्टे, भांड और जगपत, इन सब चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी का प्रदर्शन, यानी कि अपनी चित्रकारी यहाँ पर दिखाई, इसकी अनुकृतियाँ बनाई। ठीक है, तो जिसमें आपको मुकुल चंद्र डे को याद रखना, नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आप ये सब चीज़ें भी याद कर सकते हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी ये भी। फिर हम बात करते हैं बाघ गुफा का समय निर्धारण। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बाघ गुफा का जो समय निर्धारण अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से किया है। ठीक है, कुछ लोग देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, रचना काल इसका अलग है, इसकी गुण जो है टाइम पीरियड अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा, क्योंकि इसमें बहुत से विवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये गुप्त काल की श्रेष्ठतम उदाहरण में से एक है। अगर हम बात करें अगर गुप्त काल की, तो गुप्त काल में जो अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, तो उसके श्रेष्ठतम यानी कि अच्छे उदाहरण में से ये बाघ की गुफा भी आती है। ठीक है, चित्र शैली अजंता शैली की आधार रूप है, यानी कि जो इसकी चित्र शैली है, बाघ गुफा की जो चित्र शैली है वो अजंता शैली की आधार रूप है, क्योंकि मैंने बताया गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 बाघ गुफा की समकालीन गुफा है। ठीक है, और आपको अलग सी चीज़ें याद रखनी है कि इन गुफाओं का अलग अलग टाइम में अलग अलग से पता चलता है कि सब ने अपना अलग अलग दिया है, सब पे विवाद है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। रीज़न क्या था, यहाँ की जो चट्टानें हैं, जो बाघ गुफा की जो चट्टानें हैं, उसका जो है, उसके जो पत्थर जो है वो क्या सॉफ्ट है, मुलायम है। ठीक है, वो क्या है, जो बाघ गुफा की जो, अब देखिए क्यों ऐसा हुआ है, क्यों टाइम है, तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ के जो गुफा के जो पत्थर है वो क्या है, थोड़े से सॉफ्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पे अलंकार वगैरह और मूर्ति निर्माण वगैरह ये सब नहीं हो पाता, लेख वगैरह नहीं खुदवा पाते हैं, यानी कि लेख वगैरह नहीं खुदवाए जाते, क्योंकि पत्थर क्या सॉफ्ट है और उस पर लेख और जो परस्तर जो अलंकरण होता है, जो पत्थर पर जो अलंकरण होता है या मूर्ति का निर्माण जो होता है, वो सब यहाँ पर नहीं हो पाया। तो आखिर में बात आती क्या है, जो चित्रकला है वही एक क्या है, अभिव्यक्ति का जरिया बन जाता है। तो उसी के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि यहाँ पर इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ का जो परस्तर है, यहाँ का जो पत्थर है वो कैसा सॉफ्ट कैटेगरी का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम इसका बताया है, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जुलूस के चित्र पर एक जुलूस का चित्र है, उस पर का अक्षर लिखा मिला है जो हिरौंजी रंग से लिखा है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि जो हिरौंजी जो कलर है वो किसके लिए यूज़ होता था। ठीक है, ये आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है कि जो हिरौंजी जो कलर है, लेपिस लाजुली जो कलर है, ठीक है, टेरावर्ट है, ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं, ये मैंने आपको अजंता में पढ़ाया था। ठीक है, तो जुलूस के एक चित्र है जिसपे का अक्षर हिरौंजी रंग से लिखा मिला है। ठीक है, फिर बात करते हैं श्री एम.वी. गैरडे के अनुसार 6 से 7वीं ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहता है। 6ठी से 7वीं ईस्वी आपका टाइम पीरियड रहता है, किसके हिसाब से, एम.वी. गैरडे के हिसाब से। ठीक है, विंसेंट ने इसका टाइम पीरियड क्या बताया है, 626 से 628 बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि इन्होंने कौन कौन से लोगों ने कौन कौन अपना टाइम बताया है। तो एम.वी. गैरडे के अनुसार 6 से 7 आपको याद रखना है, विंसेंट के साथ 626 से 628 याद रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग सोच की, क्योंकि जाहिर से सबका मत एक नहीं हो सकता है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से जो है टाइम पीरियड दिया है। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं नोट, यहाँ पर दिया है, नोट करके दिया है। देखिए, पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं का जीर्णोद्धार करते समय, जब पुरातत्व विभाग की तरफ से जब इसका जीर्णोद्धार हो रहा था, तो दूसरी गुफा में, कौन सी गुफा में, महाराज सुबंधु क्या है, इसी के मेंबर थे, ठीक है, को ताम्र पत्र मिलता है।
ठीक है। तो महाराज सुबंधु को एक ताम्रपत्र मिलता है और उसी के जरिए उन्होंने क्या कहा, इससे ये पता चलता है कि ये गुफाएं महाराज सुबंधु के समय तैयार हो गई होंगी। ठीक है, यानी कि महाराज सुबंधु जब थे तो उनको जब ताम्रपत्र मिला था तो इससे ये जाहिर होता है कि महाराज सुबंधु के समय ये गुफा यानी कि बाघ की गुफा तैयार हो गई होंगी। इसीलिए इसका टाइम पीरियड क्या बताया, कुछ इतिहासकारों ने इसका टाइम पीरियड 416 से 466 भी बताया है। ठीक है, 416 से 466 भी इसका टाइम, 416 से 466 भी इसका टाइम पीरियड बताया है। क्यों बताया है वो आपको मैंने बताया कि जो है यहाँ पर पुरातत्व विभाग के जो महाराज सुबंधु इसका जीर्णोद्धार करने के लिए सब काम कर रहे थे, तो उनको एक ताम्रपत्र मिला। तो जाहिर सी बात इनको ताम्रपत्र मिला तो उससे पहले इन्होंने चीज़ें अपनी बुक में लिखी होंगी। तो जब उनको ताम्रपत्र मिला तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले जो बाघ गुफा बन चुकी होगी, महाराज सुबंधु से पहले बाघ गुफा बन चुकी होगी, तभी तो उनको ताम्रपत्र मिला। तो इसी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका टाइम पीरियड 416 से 466 वगैरह रहा होगा। सभी विद्वानों को यानी कि सारे व्यूज़ अगर हम देखें, यानी कि सारे व्यूज़ को अगर हम पूरा मतलब कंबाइन करके देखें कि एमवी गेर्टे ने क्या कहा, 6 से 7 बताया, विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा, 626 से 628 बताया। ठीक है, और यहाँ पर और विद्वान ने क्या बताया, 416 से 466 बताया, 416 से यहाँ पर 416 से 466 बताया। और अगर सभी विद्वानों को देखते हुए अगर पूरी बात करें तो इसका पूरा टाइम पीरियड बताया 500 से लेकर 700 ईस्वी, यानी कि ओवरऑल क्या निकल के आया आपको याद रखना, 500 से लेकर 700 ईस्वी इसका टाइम पीरियड याद आपको रखना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। फर्ग्यूसन तथा बिर्गेस ने इसका टाइम पीरियड क्या बताया है, 200 ईस्वी बताया है। अब देखिए सबके अलग अलग जो टाइम पीरियड है वो सारा ही आपको याद करना है। फिलहाल आपको ओवरऑल टाइम कितना याद करना है, 500 से लेकर के 700 ईस्वी आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है। क्लियर बात हुई, एक एक चीज़ यहाँ पर समझिए तभी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो इतने फैक्ट हम लोगों ने आज पढ़ लिए, आगे के फैक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चीज़ों में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी फैक्ट यहाँ पर बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे वरना काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है। तो 1 घंटे के बजाय वो 2 घंटे का हो जाएगा। तो इतना ही हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से वीडियोस को शेयर करते रहिए।